दानिश अभी भी बस अंतरा को देख उसने खुद से कहा, दिस इज अवर फर्स्ट किस माई सिली गर्ल। फिर तभी वहां का दरवाजा खुला। नमन और रोहित आपस में बात करते हुए अंदर आए, लेकिन उन दोनों ने जैसे ही सोफे पर बैठे दानिश को देखा तो वह दोनों चुप हो गए और तुरंत हड़बड़ी के साथ अंतरा को देखने लगे, जो इस वक्त वह बेड पर चढ़कर अपने स्कूल यूनिफॉर्म को अपने ऊपर ट्राई कर रही थी और खुद में ही खिलखिला रही थी। अंदर दानिश को देखकर नमन ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं अंतरा ने आपको परेशान तो नहीं किया। इसके जवाब में दानिश ने अंतरा से अब अपनी नजरें हटाई। वह अपनी जगह से उठा और नमन और रोहित को घूरते हुए बोला, कहाँ गए थे आप दोनों। यह सुनते ही रोहित ने जवाब दिया, सर हमने तो आपको बताया था कि हम आज अंतरा के एडॉप्शन के लिए आश्रम जा रहे हैं। यह सुनकर दानिश ने बिना किसी भाव के पूछा, क्या हुआ इसके एडॉप्शन का, क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई। इसके जवाब में नमन और रोहित ने अपना सर हिला दिया और नमन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सर फाइनली अब अंतरा हमारी बेटी बन चुकी है। हम बता नहीं सकते कि हम कितना ज़्यादा खुश हैं अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर पाकर। रोहित ने भी बहुत ही इमोशनल होते हुए कहा, जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमने ठान लिया था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपनी फैमिली बनाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंतरा इतनी प्यारी सी बच्ची हमारी जिंदगी में आएगी। अब हम जिंदगी भर इसका ख्याल रखेंगे, इसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। फिर उसकी नज़र नमन के हाथ में मौजूद फाइल पर गई और फाइल को देखकर दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह देखकर नमन को तुरंत समझ आ गया और उसने उस फाइल को दानिश के हाथ में दे दी। दानिश ने उस फाइल को खोला और उसमें लिखी चीजों को काफी बारीकी से देखने लगा। तभी रोहित ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे दानिश सर पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जरूर सर को बता देंगे अंतरा के बारे में। एक बार विशाल सर को इसके बारे में पता चला तो हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। नमन उसकी यह बात सुनकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, रोहित तुम फिर से बेवजह की बातें सोच रहे हो। दानिश सर ने हमसे प्रॉमिस किया है वह अंतरा के बारे में विशाल सर से कुछ नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें दिखाई नहीं देता वह अंतरा की कितनी ज्यादा परवाह करने लगे हैं। मैंने उनकी आंखों में अंतरा के लिए कुछ अलग इमोशंस देखे हैं और अगर उन्होंने विशाल सर को अंतरा के बारे में कुछ भी बताया तो इससे उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंतरा को विशाल सर दानिश सर से पूरी तरह दूर कर सकते हैं, वह हमें उससे दूर नहीं करेंगे। नमन ने यह कहा तो अब रोहित के भाव बदल गए। रोहित ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर तभी उनके कानों में आवाज गई, यह फाइल मैं अपने पास रख रहा हूँ। यह सुनते ही नमन और रोहित हैरान हो गए। रोहित ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, लेकिन क्यों दानिश सर, आप एडॉप्शन फाइल को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं। इसके जवाब में दानिश ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा, क्यों, अगर मैं इस फाइल को अपने पास रख लूंगा तो आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है क्या। यह सुनकर नमन ने नासमझी में कहा, नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बस जानना चाहते हैं कि एडॉप्शन फाइल को आप क्यों अपने पास रखेंगे। मतलब इसे हम भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि अंतरा को हमने एडॉप्ट किया है, वह हमारी बेटी बनकर घर में रहेगी। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, बेशक वह आपकी बेटी बनकर आपके घर में रहेगी, लेकिन यह फाइल मैं रखूंगा, क्योंकि अगर डैड को आप दोनों के एडॉप्शन के बारे में पता चला तो शायद वह सबसे पहले इस फाइल को आपसे लेंगे और उसके बाद आप दोनों को पता है कि वह क्या करेंगे। जैसे ही दानिश ने यह कहा अचानक से रोहित नमन की आंखें बड़ी हो गई। वह दोनों तुरंत एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने कहा, ओ गॉड मैंने यह बात तो सोची ही नहीं थी। दानिश सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही किया यह सोचकर, वरना हमारे दिमाग से या तो उतर ही गया था, क्योंकि अंतरा को पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छा सोचा है। इस फाइल को आप ही अपने पास रखिए, हमें सिर्फ अंतरा से मतलब है। यह सुनकर दानिश उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे उस फाइल को लेकर वहां से चला गया। तभी नमन ने वापस रोहित की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड रोहित, हमने दानिश सर को फाइल दे दी, वरना अगर विशाल सर को पता चलता और वह हमसे इस एडॉप्शन फाइल को मांग लेते तो पता नहीं वह उसके साथ बाद क्या करते सबके साथ। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, लेकिन अब दानिश सर के हाथ में वह फाइल और पेपर तो हमें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रोहित कुछ सोच में पड़ गया। वह काफी देर से कुछ सोच रहा था जिसे ना समझते हुए नमन ने कहा, क्या सोच रहे हो तुम रोहित। तभी रोहित ने कहा, पता नहीं कुछ नहीं, पर मुझे दानिश सर का फाइल ले जाना कुछ ठीक नहीं लगा। यह सुनकर नमन ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा,
मैं देख रहा हूँ आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर दानिश सर के ऊपर शक कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि दानिश सर की वजह से हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाए हैं, वरना हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाते। इसलिए हमें तो दानिश सर का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अब चलो मेरे साथ। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ बढ़ गया। वहीं रोहित ने यह सब कुछ सुनकर मुंह बना दिया और बोला, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अब तुम्हें नहीं लगता तो ना लगे। यह कहकर उसने अपने कंधे उचकाकर और वह सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा अपने ड्रेस को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ट्राई कर रही थी और उसने जब नमन और रोहित को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने नमन और रोहित की तरफ अपने स्कूल यूनिफॉर्म बढ़ाते हुए बहुत प्यार से कहा, अंकल यह देखिए मेरी स्कूल यूनिफॉर्म। आपको पता है कल से मैं स्कूल जाऊंगी और वह भी अपने दोस्त के साथ। वहाँ मेरा दोस्त और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। यह सुनकर नमन और रोहित मुस्कुरा दिए और तभी रोहित ने कहा, लेकिन बेटा अब तुम्हें हमें अंकल नहीं कहना चाहिए। यह सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह अपनी पलकें मासूमियत के साथ झुकाते हुए बोली, पर क्यों अंकल? क्या आप दोनों के साथ अब मैं नहीं रहूंगी? क्या आप दोनों अब मुझे अनाथ आश्रम भेज देंगे? पर मैंने तो कोई शैतानी नहीं की, मैं तो सिर्फ राक्षस को ही परेशान कर रही थी। आप आप दोनों को तो मैंने कभी परेशान तक नहीं किया, फिर आप दोनों क्यों मुझे यहाँ वापस भेज रहे हैं? सॉरी अंकल, मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है तो, पर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मुझे वहाँ मत भेजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। प्लीज प्लीज। अंतरा की यह सारी बातें कहने से रोहित और नमन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और रोहित तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें किसी के पास नहीं भेज रहे हैं, बल्कि अब तो तुम जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहोगी। अंतरा ने जैसे यह सुना, एक सेकंड के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में पाउट बनाकर कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में अब नमन उसके पास आया, प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हमारे कहने का यह मतलब है कि हमने अब आपको अडॉप्ट कर लिया है। अब आप जिंदगी भर हमारे साथ रहोगी और एडॉप्शन के हिसाब से अब हम आपके अंकल नहीं बल्कि आपके डैड या पापा, आपको जो भी पसंद हो वह कहोगे और अब आप हमें उन नाम से बुलाओगे, ना कि अंकल। यह सुनते ही अंतरा की आंखें बहुत ही ज्यादा फैल गईं और वह दूसरे ही पल एक्साइटमेंट से बोली, क्या कहा आपने? आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है क्या? अब मैं बड़े से घर में रहूंगी और अब मैं अनाथ आश्रम भी नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में चमक देखकर नमन और रोहित समझ गए थे कि अंतरा अब बिल्कुल भी अनाथ आश्रम में नहीं रहना चाहती थी, जिसे देखकर नमन ने इमोशनल होते हुए कहा, हाँ मेरा बच्चा, अब हम आपको अनाथ आश्रम कभी नहीं भेजेंगे। अब आप जिंदगी भर हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। यह सुनकर अब अंतरा बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने तुरंत नमन और रोहित दोनों को साथ ही में एक एक हाथ से गाल को टच किया और बहुत ही मासूमियत से बोली, थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं उस अनाथ आश्रम नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे लीना आंटी की पनिशमेंट मिलेगी। अब से मैं आप दोनों को डैडी बुलाऊंगी, जैसे मेरे कुछ दोस्त अपने नए फैमिली में जाने के बाद उन्हें बुलाते हैं। यह सुनते ही नमन और रोहित के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके मुंह से डैड सुनना उन दोनों के लिए अपने सपने के बराबर था। तभी नमन ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, बेटा एक बार फिर से मुझे अपना डैडी कहो। वहीं अंतरा ने बहुत ही क्यूटली कहा, डैडी। तभी रोहित ने अंतरा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बेटा एक बार मुझे भी अपना डैडी कहो। अंतरा ने फिर से क्यूटली कहा, डैडी। तभी नमन ने वापस से कहा, एक बार मुझे दोबारा बोलो। अंतरा ने फिर से हंसकर कहा, डैडी, आप मेरे डैडी हो। तभी रोहित ने भी उसी तरह कहा। अब अंतरा का मुंह बन गया और फिर तभी रोहित ने नमन को घूरते हुए बोला, नमन तुम तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, इतने भी ज्यादा खुश मत हो। हम डैडी बने हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। तुम बेचारी से डैडी बुलवा कर अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अंतरा के एक बाप नहीं बल्कि दो दो बाप हैं। यह सुनकर फिर नमन चुप हो गया तो रोहित ने कहा, अभी उसने डिनर भी नहीं किया, मैं उसके लिए डिनर लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे चेंज करवा दो और देख लो इसके पास कल स्कूल जाने के लिए बुक्स हैं या नहीं, और अगर ना हो तो तुम मुझे कॉल पर बता देना, मैं आते वक्त ले आऊँगा। यह सुनकर अब नमन ने फिर अपना सिर हिला दिया। रोहित वहां से स्माइल के साथ चला गया। आज उन दोनों के चेहरे पर से डैड बनने की खुशी जा ही नहीं रही थी। नमन ने प्यार से अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, पहले चलो मैं आपका फेस वॉश करवाता हूँ।
क्योंकि डिनर करने से पहले हमें हैंड वॉश और फेस वॉश कर लेना चाहिए। यह सभी गुड मैनर्स हैं और अब जब आप मेरे पास आ गए हो तो मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे मैनर सिखाऊँगा, जिससे कि जो आपको कहता है कि आप अच्छी लड़की नहीं हो, आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बन जाओगी। यह सुनते ही अंतरा की आँखों में अचानक से आँसू आने लगे। उन आँसुओं को देखकर नमन एक पल के लिए घबरा गया। इधर दूसरी तरफ ओबराय पैलेस स्टडी रूम, इस वक्त विशाल की आंखें गुस्से से लाल थी। वह अपने लैपटॉप में आई हुई कुछ देर पहले की एक फोटो देख रहा था और उस फोटो को देखकर किसी भयानक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। दूसरे ही पल उसने टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए कहा, मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और मुझे अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन यह सब कुछ जिस किसी ने भी किया है वह जिंदा नहीं बचेगा। यह कहते हुए विशाल गुस्से से अपनी जगह से उठा और वह सीधे बालकनी की तरफ अपना फोन लेकर चला गया और वहां जाते ही उसने किसी के पास गुस्से के साथ कॉल डायल किया। अगले दिन सुबह का वक्त था। इस वक्त रोहित और नमन दोनों मिलकर अंतरा को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतरा पूरे बिस्तर पर अपने छोटे छोटे पैर को फैलाए घोड़े बेचकर सो रही थी और वह जरा सा भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। नमन और रोहित अब दोनों परेशान हो गए। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे और रोहित ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस लड़की को हम स्कूल के लिए कैसे जगाएं, या तो जागने का नाम नहीं ले रही है। फिर रोहित ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं इसके ऊपर पानी डाल सकता हूँ, पानी डालने से यार तुरंत जाग जाएगी। बचपन में मेरी मॉम भी मेरे साथ ऐसा ही करती थी। यह सुनते ही नमन गुस्से से रोहित को घूरते हुए बोले, बिल्कुल भी नहीं, वह अभी सिर्फ 5 साल की है और तुम ऐसी चीज उसके साथ नहीं कर सकते। हम उसे प्यार से जगाएंगे, हम उसके डैड हैं, हम उसके साथ ऐसी चीज नहीं करेंगे। यह सुनकर रोहित का मुंह बन गया, जिसके बाद नमन नीचे झुका और उसके दिमाग में कुछ आया। उसने अंतरा के कान में धीरे से कहा, अंतरा बेटा, अगर तुम जल्दी से नहीं जाओगे तो दानिश सर तुम्हें स्कूल नहीं भेजेंगे और फिर तुम अपने दोस्त से भी नहीं मिल पाओगी। लगभग कुछ सेकंड हुए ही थे जब नमन ने यह कहा था और कुछ ही सेकंड बाद अंतरा की बड़ी बड़ी आंखें दूसरे पल एकदम से खुली। खुलते ही वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, राक्षस को मैं मार डालूंगी। उसकी यह बात सुनते ही रोहित ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लिया और घबराते हुए बोला, चुप हो जाओ बेटा, अगर तुम अब वापस से ऐसे चिल्लाई तो राक्षस हम तीनों को मार डालेंगे। यह सुनकर अंतरा किसी फाइटर की तरह अपने साथ हाथ पैर इधर उधर पटकते हुए नहीं बोली, नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है। अगर राक्षस ने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं उन्हें मार डालूंगी। मैं अभी अपने ड्रीम में उन्हें मार रही थी, पर मैं जितनी बार उन्हें मारने के लिए आगे जा रही थी उतनी बार मैं हवा में उड़ने लग रही थी और वह वम्पायर मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं उन्हें मार डालूंगी। यह कहकर वह अपने छोटे छोटे हाथों से कुफू कराटे वाले एक्शन करने लगी और वहीं उसकी यह हरकतें देखकर नमन और रोहित अब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर तभी नमन ने कहा, इसे अब जल्दी से रेडी करते हैं, वरना हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सुनकर रोहित ने भी अपना सर हिला दिया और वह दोनों ही अब अंतरा को स्कूल के लिए रेडी करने लगे। उधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त मंदिर में राकेश जी काफी उदासी के साथ बैठे हुए थे और वहां मंदिर के अंदर खेल रही सभी बच्चों को देख रहे थे। तभी प्रतिमा जी उनके पास आई और बोली, बड़े मालिक क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? आप अभी तक अपने दफ्तर भी नहीं गए। यह सुनकर राकेश जी ने उदासी के साथ कहा, मुझे मेरी अंतरा की बहुत याद आ रही है। वह भी सुबह सुबह इन बच्चों के साथ ऐसे मंदिर में खेलती थी और आज जब मैं लड्डू चढ़ाया तो मुझे याद आया कि वह कैसे लड्डू को चुरा कर पहले ही खा लेती थी, वह भी भगवान को प्रसाद लगाने से पहले ही। जब उन्होंने यह कहा तो प्रतिमा जी की भी आंखें नम हो गई। वह भी उनके साथ बैठ गई और बोली, सच कहूं तो मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जब से यह पता चला है कि अब वह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है, तब से मुझे हर वक्त उसकी याद सताती रहती है। लेकिन हम इस तरह उसकी याद में अपना काम नहीं छोड़ सकते। यहाँ और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है और वैसे भी अंतरा जहाँ गई है वह बहुत अच्छी फैमिली में गई है। नमन जी और रोहित जी का नेचर बहुत अच्छा है, वह दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। हमें तो खुश होना चाहिए कि उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और सपनों के मुताबिक उसे रहने के लिए बड़ा सा घर मिला है। यह सुनते ही राकेश जी भी हंसने लगे और बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा,
उसका सपना सिर्फ और सिर्फ बड़े घर में रहने का ही था और अब आखिरकार उसका वह भी सपना पूरा हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। तभी वहाँ लीना गुस्से से आई और बोली, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो अब हम अपना काम कर लें। यह सुनकर राकेश जी फिर अपने जगह से खड़े होते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं अपने दफ्तर ही जा रहा था। यह कह वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए तो वहीं प्रतिमा जी वहां से जाने लगी। पर तभी लीना ने प्रतिमा को घूरते हुए कहा, वैसे आप सबको क्या लगता है, क्या अंतरा वहां ज्यादा दिन तक रह पाएगी? यह बात सुनते ही प्रतिमा के चलते कदम रुक गए और वह बोरियत से बोली, लीना तुम क्यों हर वक्त ऐसी निगेटिव चीज सोचती रहती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सर से वह लड़की अब यहाँ से जा चुकी है। जो तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा बोझ था उसके यहाँ से जाने से वह खत्म हो चुका है। यह सुनकर लीना ने दांत पीसकर कहा, मैं खुश तब होती जब वह किसी गरीब घर में जाती। वह इतने बड़े घर में गई है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? यह सुनकर प्रतिमा को सब समझ आ गया और वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही है कि अंतरा को इतना अच्छा घर मिला है ना। सारी तकलीफ ही तुम्हें इसी बात की है। अभी अगर उसे एक मामूली सा घर मिला होता तो तुम इतनी तकलीफ में ना होती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, त्रिशा के लिए भी ओबराय परिवार है और वह उसे भी जल्दी लेकर चला जाएगा। यह सुनकर लीना ने चिढ़कर कहा, मुझे नहीं लगता कि वह सब अभी उसे अडॉप्ट करेंगे। अभी 1 साल है उसके यहाँ से जाने का। लेकिन उस अंतरा को देखो, वह अभी ही यहाँ से चली गई। उसके लिए तो सारा नियम ही बदल गया और अब तो वह वहां राज कर रही होगी। यह सुनकर प्रतिमा ने अब उसे घूरते हुए कहा, लीना अपने जलन में तुम अब उसके साथ प्लीज कुछ गलत मत करना। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। यहाँ पर रहकर तुमने खुद उसके साथ बहुत गलत किया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और सब कुछ अच्छा होने दो। यह सुनकर लीना ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और बोली, अब वह यहाँ से जा चुकी है, अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर प्रतिमा मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद लीना के चेहरे पर एक सातिराना मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ पर भले ही हूँ। वह भले ही वहां से चली गई है, लेकिन अभी भी पासा मेरे हाथ में ही है और मैं उसके साथ वह कर चुकी हूँ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी सामने आएगा और फिर वह कहीं की नहीं रह जाएगी। यह कहकर वो हंसने लगी। उधर दूसरी तरफ इस वक्त प्राइवेट विला में हॉल एरिया में काफी शांति छाई हुई थी। नमन और रोहित के बीचों बीच इस वक्त छोटी सी अंतरा अपने ब्लैक और व्हाइट यूनिफॉर्म में चुपचाप खड़ी थी। वह टुकुर टुकुर सोफे पर बैठे दानिश को घूर रही थी। वह अभी भी काफी शांति थी। तो वही नमन और रोहित भी चुपचाप खड़े थे। दानिश इस वक्त अपने टैब में कुछ कर रहा था। तभी अंतरा से रहा नहीं गया और उसने चिढ़कर कहा, हम स्कूल कब जाएंगे? क्या आप दोनों मुझे इतनी जल्दी रेडी करके यहीं लाना चाह रहे थे? पर यह तो स्कूल नहीं है, यह तो वह वम्पायर का घर है जहाँ पर रहना मुझे पसंद है और अच्छा लगता है। पर वम्पायर की वजह से मैं रह नहीं पाती एक पल भी। पर एक दिन इस घर को मैं राक्षस से छीन लूंगी और तब घर पर आराम से रहा करूंगी। उसकी आवाज सुनते ही रोहित ने दूसरे ही पल उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह परेशान होकर नमन से बोला, यह लड़की जब भी मुंह खोलती है कोई ना कोई ऐसी बात बोलती है जिससे हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। यह सुनकर नमन ने भी धीरे से कहा, एक काम करो, इसके मुंह को अभी बंद ही रखो। तभी दानिश की भौहें आपस में चढ़ गई थी और वह अंतरा को घूरने लगा। तभी नमन ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, दानिश सर, हम इसे स्कूल के लिए रेडी करके लेकर आ गए हैं। आप बताइए हम इसे स्कूल कब ड्रॉप करें, क्योंकि स्कूल का वक्त तो हो गया है। दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इसे मेरे पास लेकर आओ। यह सुनकर नमन और रोहित दोनों ने अपना सिर हिला दिया और अंतरा को लेकर दानिश की तरफ जाने लगे। लेकिन अंतरा ने अपने कदम एक बार भी दानिश की तरफ नहीं बढ़ाए। वह इसी तरह बुत बनकर खड़ी रह गई। यह देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी उंगली को उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोला, अगर तुम खुद से चलकर मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगा। उसने यह कहा ही था कि दूसरे ही पल अंतरा लगभग दौड़ते हुए सीधे दानिश के पास आई और वह सिर्फ उसके पास नहीं आई बल्कि उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। यह देखकर नमन और रोहित दंग रह गए। तो वहीं दानिश के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट आ गई। वह अंतरा के चेहरे को ध्यान से देखने लगा।
नमन और रोहित से जिस तरह बन पड़ा था, उन दोनों ने इस तरह से अंतरा को रेडी किया था, लेकिन हालांकि उन दोनों से अंतरा के लंबे बालों की चोटी नहीं बन पाई थी, जिस वजह से उन दोनों ने पोनी टेल को मुश्किल से बनाया था। पर कुछ बाल उसके चेहरे पर भी बिखरे हुए थे और वह बहुत ही ज्यादा क्यूट इस वक्त नजर आ रही थी। दानिश उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, मैं इसके लिए दूसरी नैनी हायर कर रहा हूँ, जो इसे रोज रेडी करेगी स्कूल जाने के लिए। यह सुनते ही नमन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले ही रेडी करके स्कूल भेज दूंगा, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर दानिश गुस्से से बोला, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि आपसे बताया है कि अब से इसे नैनी रेडी करेगी। पहले वाली मेड को तो इसने मार कर भगा दिया, लेकिन अगर दूसरी मेड के साथ तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह सुनते ही अंतरा ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पर मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूं ना, मैं तो कभी गलत काम नहीं करती, मैं बहुत ही ज्यादा प्यारी हूँ, अब आप प्लीज मुझे जल्दी से स्कूल जाने दीजिए। यह सुनकर दानिश बोला, आई नो तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, बाय द वे आज फर्स्ट डे स्कूल में है, खुद तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा। और दूसरे ही पल वह दानिश के गर्दन से लिपट गई। वह जिद करते हुए बोली, तो फिर जल्दी चलिए ना, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, प्लीज जल्दी चलिए। यह कहते हुए वह जल्दी करने लगी, लेकिन नमन और रोहित को यह बात कुछ समझ नहीं आई। नमन ने धीरे से कहा, लेकिन बॉस आज तो आपको विशाल सर से मिलने के लिए जाना है ना, ध्रुव सर भी कॉटेज में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर अंतरा को स्कूल ड्रॉप करने जाना चाहिए, आप मेरे साथ विशाल सर से मिलने चलिए, रोहित इसे स्कूल ड्रॉप कर देगा। लेकिन दानिश ने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया और वह उसे लेकर बाहर जाते हुए बोला, मैं मीटिंग बाद में अटेंड कर लूंगा, लेकिन पहले मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगा। अगर डैड का कॉल आए तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। यह सुनकर नमन और रोहित अभी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही दानिश अंतरा को लेकर वहां से निकल गया। यह सब कुछ देखते रह गए। दूसरी तरफ इस वक्त दृश्यम के खिलखिलाने की आवाज पूरे हॉल एरिया में गूंज रही थी। रोली, सुरेखा, विवेक तीनों भी उसे देखकर आज हैरान थे। दृश्यम आज पहले से ही स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था और उसने अपना बैग आज खुद से अपने कंधे पर भी लटका लिया था और इस वक्त वह एक्साइटमेंट के साथ दूध भी पी रहा था। यह सब कुछ करते हुए उसे आधा घंटा निकल जाता था, लेकिन आज वह बहुत ही कम वक्त में पूरी तरह स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था, जिसे देखकर सुरेखा, विवेक और रोली तीनों ही हैरान थे। रोली ने सुरेखा और विवेक जी से पूछा, सच सच बताइए, आप दोनों ने सुबह सुबह इसे चॉकलेट दी है ना? यह सुनते ही विवेक जी ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं बहू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, इसे हमारा यकीन मानो। यह सुनकर अब रोली ने सुरेखा जी की तरफ देखते हुए कहा, और मॉम, आपने कहीं तो इसे किसी चीज के लिए प्रॉमिस तो नहीं कर दिया, कहीं अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए प्रॉमिस किया हो, जिस वजह से यह आज इतना ज्यादा खुश है और स्कूल बिना किसी नखरे के जा रहा है और खुद भी दूध जल्दी जल्दी पी लिया इसने। यह सुनकर सुरेखा जी ने भी तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं बेटा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, इससे अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद इसी से पूछ लो। यह सुनकर रोली ने अब अपना सिर हिलाया और वह दृश्यम को घूरते हुए बोली, दृश्यम, सच सच बताओ, आज तुम स्कूल जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो, जबकि तुम हर रोज स्कूल जाने के लिए बहुत नखरे करते हो, मुझे कितना ज्यादा तुम्हें कुछ करना पड़ता है स्कूल भेजने के लिए। यह सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी के साथ कहा, मुझे स्कूल जाना आज से बहुत पसंद है और अब से मैं डेली स्कूल जाऊंगा। जब अब डोंट वरी, अब से दृश्यम आप सबको परेशान नहीं करेगा। यह कहते हुए वह टिमटिमाती आंखों से सभी को देखने लगा। वहीं उसकी यह बात सुनकर रोली अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, आखिर आपको क्या हुआ है, कहीं आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब है? यह कहकर वह उसके माथे को छूने लगी। दृश्यम ने मुंह बनाकर कहा, मम्मा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जल्दी चलिए, मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए, अगर मैं लेट हुआ तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। यह सुनकर अब सुरेखा जी ने कहा, बहू, अगर वह खुश है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जाओ जाकर उसे स्कूल ड्रॉप कर दो, तुम्हें पता है वो तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाता, इसलिए जल्दी जाओ। यह सुनकर रोली ने फिर अपना सिर हिला दिया। दृश्यम ने आज तक रिकॉर्ड बनाया था,
वह हर रोज सिर्फ रोली के साथ ही स्कूल जाता था और रोली ही उसे वापस लेने के लिए आती थी। रोली ने फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया और नौकरों के साथ वह बाहर निकल गई। रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, इस वक्त उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। नया एडमिशन सभी का हुआ था, जिस वजह से वहां काफी ज्यादा चहल पहल और भीड़ भी थी। और फिर तभी वहां पर एक मर्सिडीज बेंच आकर रुकी। मर्सिडीज बेंच रुकते ही सब उसे ही देखने लगे। इस वक्त सभी की आंखें बड़ी थी, क्योंकि वह मर्सिडीज बेंच काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और न्यू एडिशन की दिख रही थी। और फिर तभी गार्ड बाहर निकले और उन्होंने कार का दरवाजा खोला। अंदर इस वक्त अंतरा मुंह फुलाकर दानिश की गोद में बैठी हुई थी और वह दानिश को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। वहीं दानिश के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। वह उसकी छोटी सी नाक को खींचते हुए बोला, मैं एग्री बर्ड, क्या अब तुम स्कूल जाना पसंद करोगी या फिर मैं तुम्हें वापस घर लेकर जाऊं? यह सुनते ही अंतरा ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और वह गुस्से से बोली, नेक्स्ट टाइम से मैं अपने दोनों डैडी के साथ स्कूल आऊंगी। नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि आपने सारे रास्ते मुझे सीट पर बैठने ही नहीं दिया। आप मुझे अपनी गोद में लेकर बैठे रहे, जिससे मैं बोर हो गई। अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह गुस्से से कार से नीचे उतर गई और दौड़ते हुए अंदर जाने लगी। वहीं दानिश ने उसकी यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वह अंतरा को जाते देखकर बोला, तुम बहुत क्यूट हो सिली गर्ल। फिर तभी फ्रंट सीट पर बैठे असिस्टेंट ने कहा, सर विशाल सर का बहुत बार कॉल आ चुका है। वह शायद गुस्से में भी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछ लिया है कि आप कहाँ हैं। मैं अभी तक उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मैं वहां आपको विशाल सर के पास लेकर चलूं? यह सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए। वह कुछ सेकंड तक खामोश रहा और फिर बोला, ऑल राइट, चलो। यह सुनते ही असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसने दूसरे ही पल कार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। इधर अंतरा अंदर जब पहुंची तो वहां ऑलरेडी टीचर खड़े थे, जो सभी न्यू स्टूडेंट को उनकी क्लास में लेकर जा रहे थे। अंतरा जब टीचर के सामने आई तो उसने डायरेक्ट टीचर से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? उसके इस सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। वह टीचर भी अंतरा को घूरते हुए बोला, यह आप क्या कह रही हो बेटा? आप किस दोस्त के बारे में पूछ रही हो? और अभी तो आपका नया एडमिशन हुआ है, इसलिए आपको एक लाइन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि मैं सभी बच्चों को उनके नाम और रोल नंबर के हिसाब से क्लास में लेकर जा रहा हूँ। या अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे उससे मिलना है, मैं उसके लिए तो स्कूल आई हूँ। यह सुनकर अब टीचर को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि अंतरा इस वक्त वह छोटा सा बैग टांगे और मुंह फुलाए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिस वजह से वह उसे डांट नहीं पाया और बस मुस्कुरा कर बोला, बेटा आपके दोस्त का नाम क्या है? आप मुझे उसका नाम बताओ, जिससे मैं उन्हें आपके लिए ढूंढ सकूं। यह सुनते ही अंतरा तुरंत अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज से बोली उसका नाम, लेकिन अचानक से यह कहते कहते वो रुक गई और फिर बोली उसका नाम है, लेकिन यह कहते हुए फिर से रुक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, मेरे दोस्त का नाम क्या है? क्या मैं फिर से उसका नाम भूल गई? यह सुनकर अब सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं टीचर को भी उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई, लेकिन सबको इस तरह खुद पर हंसते हुए देख गुस्से से बोली, मुझ पर हंसना बंद करो वरना हर एक को मैं पंच कर दूंगी। यह कहकर उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी को बंद किया और सभी की तरफ दिखाकर उन्हें डराने लगी। स्टूडेंट जितने भी उसके क्लास के थे वह सभी यह देखकर डर गए और उन्होंने अब हंसना बंद कर दिया। वहीं टीचर ने देखा तो अंतरा को पकड़ते हुए बोले, बेटा यह आप क्या कर रही हो? आज आपका फर्स्ट डे है, आपको अब सबसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको आपके दोस्त का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी कुछ स्टूडेंट और आएंगे, उसके बाद भी हम उन्हें क्लास में लेकर जाएंगे। आप इंतजार करो, क्या पता आपका दोस्त यहाँ पर आ जाए। यह सुनते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, आपने ठीक कहा, मैं यहीं पर अपने दोस्त का इंतजार करूंगी और फिर उससे नाम पूछकर मैं आपको उसका नाम बता दूंगी। टीचर उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया और तभी कुछ देर बीता था कि वहां पर एक और मर्सिडीज बेंच कार रुकते ही फिर सब उसी तरफ देखने लगे। अंतरा कुछ स्टूडेंट को घेर कर खड़ी थी और उन्हें अपने दबंग स्टाइल से डराने की कोशिश कर रही थी। वहीं वह सारे छोटे छोटे बच्चे उससे डर भी रहे थे। तभी टीचर ने जब मर्सिडीज कार को देखा तो तुरंत उस तरफ बढ़ गए। उस कार से दृश्यम अपना बैग लेकर बाहर निकला, जिसके साथ रोली भी बाहर निकली। रोली को देखकर टीचर ने ग्रीट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मैडम।
इसके जवाब में रोली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे इस तरह ग्रीट मत किया कीजिए। आप मेरे दृश्यम के क्लास टीचर हैं तो मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मुझे आपको ग्रीट करना चाहिए, ना कि आपको। यह सुनकर टीचर ने मुस्कुराकर कहा, आपको तो पता है कि यहाँ ओबरॉय खानदान के इस स्कूल पर कितने ज़्यादा एहसान हैं, इसलिए अगर हमने आपको ग्रीट नहीं किया तो यहाँ टीचर होने का हमारा कोई मतलब नहीं है। तभी यह सुनकर रोली मुस्कुरा दी और फिर टीचर ने दृश्यम को देखा जो इस वक्त काफ़ी पैशनेट तरीके से चारों तरफ से देख रहा था। टीचर ने उसे देखते हुए कहा, दृश्यम बेटा, गुड लक, आज आपका फर्स्ट डे है स्कूल में, अच्छा जाए। यह सुनकर दृश्यम ने डायरेक्ट कहा, मुझे जल्दी से क्लास में लेकर चलिए। यह कहकर वो अब बिना टीचर का इंतजार किए खुद ही दौड़ते हुए अंदर जाने लगा। वह रोली उसकी इतनी जल्दबाजी देखकर कुछ समझ नहीं पाई। वहीं टीचर भी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज दृश्यम को स्कूल बहुत पसंद आ गया, इसलिए वह इस तरह जल्दी जल्दी जा रहा है। मैं उसके पास जा रहा हूँ, आपसे फिर कभी मिलता हूँ। इसके जवाब में रोली ने अपना सिर हिलाया, आप मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। आप जानते हैं कि वह बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी वह छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता है, इसलिए प्लीज। इसके जवाब में टीचर ने कहा, आप बस हुक्म दीजिए, आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, हम सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। यह सुनकर रोली मुस्कुराई और फिर वहां से निकल गई। इधर दृश्यम दौड़ते हुए सीधे अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसके कंधे पर बड़ा सा बैग था और वह खुद अभी बहुत छोटा था। दौड़ते दौड़ते वह अचानक से लड़खड़ा गया और वह जैसे ही मुंह के बल जमीन पर गिरता, उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके बैग को पकड़ लिया, जिससे दृश्यम ने गिरते गिरते बच गया। बाकी सब ऐसे ही देखने लगे। तभी दृश्यम बिना पीछे मुड़े बोला, थैंक यू। यह कहकर वह फिर से जाने लगा तो वापस से किसी ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। यह देख दृश्यम दोबारा से अपना बैग छुड़ाते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा बैग, मुझे क्लास में जाना है, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। यह कहकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी उसके कान में अंतरा के खिलखिलाने की आवाज गई और अंतरा ने कहा, अरे बुद्धू, तुम पीछे तो मुड़ो, मैं तो यहीं पर खड़ी हूँ। यह बात सुनते ही दृश्यम एक पल के लिए हैरान हो गया और वह जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने अंतरा खिलखिलाते हुए खड़ी थी। अंतरा को देखकर दृश्यम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह आगे बढ़ा और उसने अंतरा को गले लगा लिया और खुशी के साथ बोला, मैं आ गया तुमसे मिलकर, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा और हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। अंतरा भी दृश्यम को जोर से गले लगाते हुए बोली, हाँ, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे और बहुत शैतानियां करेंगे। यहाँ पहले ही मैंने कुछ स्टूडेंट को डरा दिया है और वह मुझसे अब डरते हैं। अब जब तुम मेरे साथ रहोगे तो हम सभी स्टूडेंट को डराते रहेंगे। यह सुनते ही अचानक से दृश्यम जो उसके साथ उछल रहा था वह एकदम से रुक गया और अंतरा को अजीब नजरों से घूरने लगा। कुछ देर में वहां पर टीचर आए। टीचर के आने के बाद उनकी क्लास शुरू हो गई। इधर एक छोटे से घर में ध्रुवी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी थी। वह अपना बैग लेकर जब बाहर निकली तो गेट पर अपने मॉम डैड को खड़े देखकर कुछ समझ नहीं पाई और ना समझी में बोली, मॉम डैड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं हम। क्या आप दोनों ने मेरी साइकिल बनवा दी? मैंने आपको बताया था ना कि कल मेरी साइकिल टूट गई थी, मेरी प्यारी साइकिल, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। यह कहकर वह जैसे उनके पास आई, उनके सामने एक खड़ी न्यू ब्रांडेड चमकदार साइकिल को देखकर चौंक गई और दूसरे ही पल वह चौंक कर बोली, ओ माय गॉड, मेरी न्यू ब्रांडेड साइकिल किसने दी? वह उसके मॉम डैड भी अब हैरानी से उसे देखने लगे। इधर दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर कार रुकी। असिस्टेंट कार से बाहर निकला। उसने कार का बैक डोर ओपन किया तो दानिश उसमें से बाहर निकला और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर हॉल में इस वक्त विशाल सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था। नमन और रोहित उसके आसपास खड़े थे। वहां ध्रुव भी सोफे पर बैठा हुआ था। टेबल पर बहुत सारी फाइलें और लैपटॉप रखा हुआ था। इस वक्त विशाल के चेहरे पर गुस्सा था। ध्रुव भी खामोश था। वहीं नमन और रोहित भी बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, लेकिन वह दोनों बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। तभी नमन ने धीरे से रोहित से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विशाल सर को पता चल गया कि दानिश सर अंतरा को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ आने में लेट हो गया, तो पता नहीं विशाल सर क्या करेंगे। इसके जवाब में नमन ने कहा, रोहित तुम घबराओ मत, मुझे लगता है दानिश सर सब संभाल लेंगे। उसने अभी यह कहा था कि तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही वहां के ठंडे माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ गया।
विशाल गुस्से से गेट की तरफ देखने लगा, जहां दानिश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंदर की तरफ आ गया था। दानिश को देखते ही विशाल गुस्से से बोला, तो तुम्हें वक्त मिल गया अपने बाप के लिए। यह सुनकर दानिश ध्रुव के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप की तरफ देखकर बोला, डैड, क्या आप वाकई डील करने जा रहे हैं? उस डायरेक्टर से बात की? यह सुनकर विशाल ने गुस्से के साथ कहा, दानिश, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। यह सुनकर अब दानिश भी गुस्से से विशाल की तरफ देखकर बोला, डैड, क्या चाहते हैं आप? मैं आपके हाथ की कठपुतली बन जाऊं? क्या आप मुझे अपना पपेट बनाना चाहते हैं, जो आपके इशारे पर चले, आपके इशारे पर बोले, आपके इशारे पर खड़ा हो और आपके इशारे पर सारे काम करे? यह सुनते ही अभी विशाल के भाव पूरी तरह से बदल गए। वहां का माहौल एक पल के लिए गर्म हो गया। ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठा और दानिश की तरफ आते हुए बोला, दानिश, तुम पहले शांत हो जाओ। दानिश गुस्से से बोला, भाई, मैं डैड से एक टॉपिक को सुनकर बार बार बोर हो चुका हूँ। या हमें क्या समझते हैं, या जो कुछ भी कहेंगे हम वह करेंगे। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, बेटे हो तुम मेरे बेटे, और अगर तुम अपने बाप का साथ नहीं दोगे तो किस बात के लिए तुम मेरे बेटे हो? यह सुनकर दानिश सरकास्टिक होकर बोला, डैड, जहां तक मुझे पता है, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, फिर चाहे कितना भी छोटा हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, सारी बातें मान रहा हूँ, पर अब मुझे कुछ फ्रीडम चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा फ्रीडम नहीं मांग रहा हूँ आपसे, पर मुझे कुछ फ्रीडम चाहिए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जी सकूं। फ्रीडम का नाम सुनते ही विशाल की आंखों में अलग ही एक्सप्रेशन आ गया। वह गुस्से से अब दानिश की तरफ बढ़ा। विशाल ने दानिश की कॉलर को पकड़ लिया। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बुरी तरह से बंद कर ली। इस वक्त उसके माथे की नसें उभर कर दिख रही थी। वही नमन और रोहित ने जैसे ही यह देखा, वह तुरंत विशाल की तरफ बढ़े। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।